फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है इंडियन आर्मीज डेडपूल, मेजर हु कॉन्कर्ड बर्निंग इन्फर्नो, इंडियाज ब्रेवेस्ट। चलो देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा जिससे कि आपको भविष्य में आने वाले एपिसोड्स का नोटिफिकेशन मिल सके। क्या हो रहा है? फोन आ रहा है किसी को? अम्मा, हो सकता है इस बार मैं घर वापस ना आ पाऊं, और अगर आऊं भी तो शायद तिरंगे में लिपटा हुआ। लेकिन मैं किसी भी हालत में वापस आऊं, मुझे वचन दो कि तुम बिल्कुल भी नहीं रोओगी, बल्कि पूरे गर्व से सर उठा के मुझे अंतिम विदाई दोगी। कश्मीर में अपने एक हाथ में मोबाइल और दूसरे में 15 किलोग्राम का विस्फोटक लिए घर के बाहर खड़ा भारतीय फौजी अपनी मां से ये कहता है, लेकिन इससे पहले कि उसकी मां अपने बेटे से कुछ बोल पाती है कि 47 राइफलों का शोर उसके कानों को सुन्न कर देता है। गोलियों की आवाज सुनते ही इस मां के हाथों से फोन छूटकर नीचे गिर जाता है, जिसमें अभी भी उसके बेटे की आवाज सुनाई दे रही थी। हेलो हेलो अम्मा, मेरी आवाज आ रही है आपको? कश्मीर से 3500 किलोमीटर दूर केरल के अलपुजा में डर के मारे जम चुकी राजलक्ष्मी नायर अभी अपना फोन उठाने के लिए नीचे झुकी रही होती हैं कि तभी दूसरी तरफ से उनका बेटा कहता है, अम्मा घबराना मत, मैं आपको बाद में कॉल करूंगा। इधर बुरी तरह बेचैन हो चुकी राजलक्ष्मी बार बार अपने बेटे का नंबर मिला रही थीं, लेकिन उधर कश्मीर में उनके फौजी बेटे ने अपने फोन को साइलेंट कर दिया था और अब वो अपने हाथों में बॉम्ब लिए अत्यंत सावधानी के साथ उस घर के अंदर घुस रहा था। घर जिसके अंदर घुसने के ठीक 3 मिनट बाद इस 31 वर्षीय भारतीय फौजी के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना मात्र से ही बड़े से बड़े वीरों की भी आत्मा कांप उठे। लेकिन अपने हाथों में 15 किलोग्राम का आईडी लिए आगे बढ़ रहा यह मलयाली कोई आम वीर नहीं था, बल्कि भारतीय फौज की 42 राष्ट्रीय राइफल्स का एक महाशक्तिशाली मेजर था। फौलादी कलेजे वाला एक मेजर जो आज की इस रात यमराज के भैंसे को उसके सींगों से पकड़ बार बार पटकनी देने वाला था। अपने शरीर से गिर रहे मांस के लोथड़ों को एक हाथ में समेटे दूसरे हाथ से दुश्मन को धाराशायी करने वाले इस भीम का नाम था मेजर ऋषि राजलक्ष्मी नायर। ऋषि अब फील हो रहा है यार। नमस्कार, जय मां भारती। मार्च 2017 में शनिवार की यह सुबह मेजर ऋषि के लिए रूटीन से काफी अलग शुरू हुई थी। आज उनके यूनिट ने त्राल की स्थानीय पुरुष आबादी के लिए एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया था। अब शुरुआत में तो इस कैंप को लेकर यहाँ के लोगों में कोई खास उत्साह नहीं था, लेकिन जब उनको पता चलता है कि इस कैंप का आयोजन उनके अपने खान ने किया है तो देखते ही देखते यहाँ आने वाले लोगों की कतार कई गुना लंबी हो जाती है। त्राल के स्थानीय लोग मेजर ऋषि को प्यार से खान कहकर बुलाते थे। 2 साल पहले त्राल आए मेजर ऋषि जानते थे कि आतंकियों से संक्रमित इस इलाके में बिना स्थानीय लोगों की मदद के ऑपरेट करना संभव नहीं है। इसीलिए अपनी पोस्टिंग के पहले दिन से ही उन्होंने लोकल लोगों के साथ घुलना मिलना शुरू कर दिया
दिया था। वो उनके घरों में खाना खाते थे, उनके बच्चों के साथ क्रिकेट फुटबॉल खेलते थे और जब किसी को जरूरत हो तो अपना बटवा भी खाली कर दिया करते थे। दोपहर होते होते मेडिकल कैंप में आए लोगों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, इसीलिए मेजर ऋषि अपने सीनियर से बात करके कैंप की टाइमिंग्स को आगे बढ़वा देते हैं। अब दोपहर के लगभग 3 बज चुके थे और मेजर ऋषि यहाँ आने वाले लोगों के लिए चाय पानी का इंतजाम करने में लगे हुए थे कि तभी उनके पास उनके सीईओ की एक कॉल आती है। ऋषि, मेरे पास अभी अभी एक इनपुट आया है। हमारा एक हाई लेवल टारगेट हाफू गांव में छिपा हुआ है एंड गेस व्हाट, हिज नेम इज आकिब मौलवी। हफीज मोहम्मद आकिब और आकिब मौलवी कोई आम आतंकी नहीं था। अवंतीपुरा में जन्मे इस हिजबुल कमांडर को वानी 2.0 कहा जाता था और वो इसलिए क्योंकि वानी की ही तरह ये भी सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने में अच्छी खासी महारत रखता था। भारत सरकार के विरुद्ध प्रोपेगेंडा करने और कश्मीर के किशोरों को ब्रेन वॉश करने के लिए आकिब ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स का पिछले कई सालों से सफलतापूर्वक इस्तेमाल करता आ रहा था। आंखों में सुरमा लगाने वाला ये शातिर आतंकी सोशल मीडिया स्किल्स के अलावा भारतीय फौज के ऊपर अटैक्स ऑर्गेनाइज करने और खुद को छिपाकर रखने में भी खूब महारत रखता था और उसकी यही महारत उसे बहुत ही जल्द ISI की नजरों में ले आई थी। यही कारण था कि बिना कोई समय गवाए मेजर ऋषि अपने साथियों के साथ हाफू गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। उन्हें मिले इंटेलिजेंस के अनुसार आज हाफू गांव में आकिब मौलवी अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ JEM का एक और आतंकी सैफुल्ला उर्फ ओसामा भी छिपा हुआ था। 4 बजे के आसपास मेजर ऋषि अपनी QRT के साथ हाफू गांव पहुंच जाते हैं और उनके वहां पहुंचते ही स्थानीय लोगों की भीड़ उनके ऊपर ताबड़तोड़ पत्थर बरसाना शुरू कर देती है। अब करके देखो। इस समय तक CRPF और J&K पुलिस की यूनिट्स भी लोकेशन पर पहुंच चुकी थी। बिना कोई समय गवाए मेजर ऋषि इन यूनिट्स को पत्थरबाजों पर काबू पाने का आदेश देते हैं, जिससे कि वो और उनकी टीम अपने शिकार पर फोकस कर सके। मेजर ऋषि अच्छे से जानते थे कि यदि पत्थरबाजों की इस भीड़ ने उन्हें और उनकी टीम को दबा लिया तो आकिब अपने बचकर भागने के रिकॉर्ड में एक और सफल एस्केप जोड़ लेगा और आज वो किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने दे सकते थे। किसी तरह पत्थर बरसा रही भीड़ को चीरते हुए मेजर ऋषि और उनकी QRT गांव के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इसके बाद मेजर ऋषि QRT को 2-2 की टीम से बांट गांव के एक घर की तलाशी लेने का आदेश देते हैं और खुद भी अपने बडी के साथ यहां बने घरों को क्लियर करने में जुट जाते हैं। लगभग आधे घंटे एक के बाद एक कई घरों को क्लियर करने के बाद मेजर ऋषि बाहर खुले में आकर खड़े हो जाते हैं। गांव की जिस गली में वो खड़े हुए थे उसके एक सिरे पर पुलिस वालों से घिरी भीड़ पत्थर फेंक रही थी और दूसरे सिरे पर एक खुला जंगल था। वो दोनों किसी भी दिशा में भाग सकते हैं और हो सकता है कि अब तक भाग भी चुके हों। अभी मेजर ऋषि ये सोच ही रहे थे कि तभी उनकी नजर एक घर के बाहर खड़े कुछ लोगों पर पड़ती है। उनसे कुछ दूरी पर खड़े ये लोग पत्थरबाजों का हिस्सा नहीं थे, इसीलिए मेजर ऋषि उन्हें कुछ नहीं कहते, लेकिन वो नोटिस करते हैं कि इनमें से एक आदमी उन्हें लगातार घूरे जा रहा है। मेजर ऋषि भी इस आदमी के ऊपर अपनी नजरें टिका लेते हैं और तभी उस आदमी की आंखें कुछ घरों की तरफ एक इशारा करती हैं। बता रही है, मुझे लगा टेररिस्ट है, मतलब टेररिस्ट ने तो हेल्प कर रहा है। इस गांव वासी से इशारा मिलते ही मेजर ऋषि उन घरों की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। जंगल की दिशा में लगभग 200 मीटर आगे चलने के बाद एक घर के बाहर रुकते हैं और फिर पीछे मुड़ वापस उसी आदमी की तरफ देखते हैं तो वो बहुत ही धीरे से अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है। ऐसे भी अच्छे लोग हैं। मेजर ऋषि समझ जाते हैं कि आकिब और उसका पाकिस्तानी साथी इसी घर के अंदर छिपे हुए हैं। मेजर ऋषि तुरंत अपनी टीम को इस घर के चारों तरफ एक घेरा बनाने का आदेश दे देते हैं। वो जानते थे कि यदि वाकई दोनों आतंकी इस घर के अंदर छिपे हुए हैं तो वो सर से पैर तक हथियारों से जरूर लदे होंगे। इसीलिए अपनी टीम के साथ घर के बाहर बनी दीवार के पीछे कवर लेते हुए मेजर ऋषि लाउड स्पीकर पर कहते हैं, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपने हाथ ऊपर करके चुपचाप बाहर आ जाइए। हमारा आपको नुकसान पहुंचाने या मारने का कोई इरादा नहीं है। प्लीज बाहर आ जाइए। मैं आपको वचन देता हूं कि आपको कोई नुकसान नहीं होगा। गोली मारी क्या?
गोली के बाद है। इन दोनों आतंकियों को सरेंडर नहीं बल्कि मरने मारने के लिए ट्रेन किया गया था। अभी मेजर ऋषि की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि घर की दूसरी मंजिल से फौज के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो जाती है। दूसरी मंजिल पर छिपे आकिब और सैफुल्ला अपनी पोजीशंस बदलते हुए AK-47 से मेजर ऋषि की टीम के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर चुके थे। JNK पुलिस और CRPF भी तुरंत इस ऑपरेशन का हिस्सा बन चुकी थी और इसी के साथ एक अत्यंत भीषण फायर फाइट का आरंभ हो चुका था। फायर फाइट जो बिना एक क्षण के रुके अगले कई घंटों तक ऐसे ही चलने वाली थी। फौज और आतंकियों के बीच शुरू हुए इस स्टैंड ऑफ को पूरे 2 घंटे हो चले थे। मेजर ऋषि समझ जाते हैं कि ये कोई आम सिविलियन घर नहीं बल्कि विशेष तौर पर बनाया गया हिजबुल का सेफ हाउस है, जिसके अंदर इतना असला बारूद स्टॉक किया गया है कि आतंकी काफी देर तक लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन असली प्रश्न ये था, कितनी देर तक? तो जिंदा पकड़ना था क्या? सूरज की आखिरी किरण ढलने से पहले मेजर ऋषि अपने हाथों में वो 15 किलोग्राम का आईडी उठाते हैं और पीछे से मिल रही कवर फायर की सुरक्षा में भारी दीवार को फांद घर की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। मेजर ऋषि के पीछे उनका बड़ी लांस नायक आवेश कुमार भी दूसरी मंजिल पर फायरिंग करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है और कुछ देर बाद 42 RR के दोनों फौजी घर के मेन दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। मेन दरवाजे के वहां पे फेंकना है, यहीं से नहीं फेंक। अभी मेजर ऋषि आईडी को दरवाजे पर प्लांट कर ही रहे थे कि तभी दूसरी मंजिल से हो रही फायरिंग अचानक ही रुक जाती है। साफ था कि दोनों आतंकी उनके प्लान को भांप चुके थे और अब खुद को बचाने के लिए अपनी पोजीशंस बदल रहे थे। इधर नीचे दरवाजे पर आईडी प्लांट करने के बाद मेजर ऋषि बाहर तैनात अपनी टीम को थोड़ा पीछे हटने का इशारा करते हैं और खुद अपने बडी के साथ दीवार की तरफ भागते हुए वायरलेस डेटोनेटर के रिमोट का बटन दबा देते हैं। जमीन को दहला देने वाला एक जोर का धमाका होता है और देखते ही देखते इस घर का अगला हिस्सा नीचे ढह जाता है। लेकिन इसी धमाके से निकला पत्थर का एक टुकड़ा तेज गति से मेजर ऋषि की तरफ आता है और उनके हेलमेट के ठीक नीचे माथे पर लग जाता है। पर इससे पहले वो कुछ समझ पाते उनके माथे से खून का एक फव्वारा सा छूट पड़ता है। ये नहीं होना चाहिए था यार। हिजबुल के सेफ हाउस का अगला हिस्सा मलबे में तब्दील हो चुका था। मेजर ऋषि और उनका बडी बाउंड्री वॉल के पीछे आ चुके थे और लगभग 15 मिनट की चुप्पी के बाद एक बार फिर दूसरी मंजिल से फायरिंग शुरू हो चुकी थी। मेजर ऋषि का एक साथी उनके माथे से रिस रहे खून को रोकने के लिए उनकी पट्टी करने में लग जाता है और इसी दौरान उनके दिमाग में एक और आइडिया आता है। मेजर साहब दोबारा घर की तरफ बढ़ेंगे, कवर फायर के लिए तैयार रहें। इधर 42 RR की QRT को ये मैसेज मिलता है और उधर मेजर ऋषि एक बार फिर उस घर की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं और इस बार उनके हाथों में IED नहीं बल्कि मोलोटोव कॉकटेल्स थीं। क्या होता है? कंपाउंड के अंदर पहुंचने के बाद मेजर ऋषि कुछ मोलोटोव्स को घर के अंदर अलग अलग हिस्सों में फेंक पीछे हटना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते घर आग की लपटों में तब्दील होने लगता है। मेजर ऋषि को लग रहा था कि खुद को आग से बचाने के लिए दोनों आतंकी घर से बाहर भागेंगे ही भागेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। लगभग 20 मिनट तक धू धू कर जलने के बाद आग शांत हो चुकी थी। घर का ज्यादातर हिस्सा कोयला बन चुका था, लेकिन आकिब और सैफुल्ला अभी भी बाहर नहीं निकले थे। आग की चंद आखिरी लपटों को छटपटाते हुए देख मेजर ऋषि का मन भी छटपटाने लगता है। उनकी एक और टैक्टिक फेल हो चुकी थी और कहीं ये पूरा ऑपरेशन भी फेल ना हो जाए, ऐसा विचार मात्र ही मेजर ऋषि को बेचैन कर रहा था। आधी रात होते होते मेजर ऋषि के CEO कर्नल नीरज भी साइट पर पहुंच जाते हैं। सर, मैं एक बार फिर आईडी के साथ घर के अंदर जाना चाहता हूं। मेजर ऋषि की ये बात सुन कर्नल नीरज उन्हें कुछ ऐसे देखने लगते हैं जैसे अपने जीवन में पहली बार वो किसी पागल दीवाने को देख रहे हों। अपने माथे पर बंधी पट्टी को तो देखो, खून से लबालब हो चुकी है। तुम्हें पता भी है तुम्हारा कितना खून बह चुका है? इससे पहले कि कर्नल नीरज की बात खत्म होती, अत्यंत व्याकुल मेजर ऋषि उनसे कहते हैं, सर मुझे कुछ नहीं हुआ है, बिलीव मी, आई एम 110% फिट और हमारे पास कोई दूसरी ऑप्शन भी तो नहीं है। मेजर ऋषि की ये बात सुन थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद कर्नल नीरज उनसे कहते हैं, ठीक है, फिर कोई और आईडी लेके अंदर चला जाएगा, तुम यहीं रहो। नहीं सर, ये मेरा ऑपरेशन है और मैं ही जाऊंगा, प्लीज मुझे अंदर जाने की परमिशन दे दीजिए।
देश के लिए कुछ करने का दीवाना। आखिरकार सीओ साहब को अपने जिद्दी मेजर के सामने हार माननी ही पड़ती है। इस बार मेजर ऋषि अपने एक्सपर्ट को 15-15 किलोग्राम की 2 आईडीज असेंबल करने के लिए कहते हैं और वो कुछ ही मिनटों में 2 आईडीज तैयार कर उनके सामने रख भी देता है। लेकिन जैसे ही मेजर ऋषि इनमें से एक विस्फोटक अपने हाथ में उठाते हैं, उन्हें एक अजीब सा पूर्वाभास होने लगता है। पूर्वाभास जिसमें अपने सींग उठाए एक काला स्याह भैंसा मेजर ऋषि को घूरते हुए हुंकार भर रहा था। अपने जीवन में पहली बार ऐसा महसूस कर रहे मेजर ऋषि की आंखों के सामने उनका पूरा जीवन फ्लैश होने लगता है। फ्रेंड्स, कमाल की बता रहे हैं ये। और मैं यही सोच रही थी, हमें पता ही नहीं चलता कि ये सैक्रिफाइसेस जो है हमारे सोल्जर्स जो हैं वो कर रहे हैं। इस टाइप की वीडियोस बना के पता चलता है कि ये देखो हमारे हीरोज, हमारे रियल हीरोज। और जिस तरह से बता रहे हैं कि मतलब इतना जनून सिर पे सवार है कि मैंने इन टेररिस्ट को पकड़ना है, इनको मारना है, ये इस बार बच के ना जाए। नहीं तो कोई और हो तो वो कहेगा भैया मैं भागूं डर के कि भैया मैं भाग जाऊं, ये मार देंगे, पता नहीं क्या है। और खासकर जब चोट चूट भी लगी हुई है, पर ये है देशभक्ति कि अपने कुछ करके दिखाना है, चाहे कुछ हो जाए। कि सीनियर मना कर रहे हैं और आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे जाना है, 110% ओके। ये होता है। और ये मैं पापा से बात कर रही थी कुछ टाइम पहले, तो पापा कह रहे हैं कि ट्रेनिंग इतनी अच्छी मिलती है कि आपको अंदर से आपको उस तरह से ट्रेन किया होता है कि आप रेडी होते हो अपनी कंट्री के लिए, अपनी एंड तक अपनी लाइफ को भी सैक्रिफाइस करने के लिए। कहते हैं ये होती है ट्रेनिंग। कुछ ऐसी बात चल रही थी तो बाबा कहते हैं कि हमारे यहाँ पे तो आम जो है लोग कुछ छोटी सी चीज भी सिखानी हो तो नहीं सिखा पाते। ट्रेनिंग देखनी है कि क्या कैसे किसी को ट्रेन करना है तो एयरफोर्स, आर्मी या नेवी में जाके देखो कि ट्रेनिंग कैसे देते हैं, कि उनको इतनी अच्छी ट्रेनिंग देते हैं कि उनको होता है कि हमने अपनी कंट्री के लिए वो मरने के लिए भी, जाने के लिए, लड़के वहां पे शहीद होने के लिए भी रेडी होते हैं। ये होता है जनून। और पता नहीं, मेरे ख्याल से ये ट्रेनिंग वो इसलिए दे रहे हैं, मतलब ट्रेनिंग का कहने का मतलब है कि कंट्री के तरफ प्यार इंक्रीज कराते हैं। वही ऐसा नहीं है कि आप किसी को ट्रेन कर रहे हैं कि जाओ लड़ो, मतलब ट्रेन नहीं कि कंट्री के लिए उनके लिए इतना प्यार होता है कि दे आर रेडी। वो उनको यही बताया जाता है कि अगर आप इस लाइन में आए हैं एज अ सोल्जर, आपका ये फर्ज है, ये कर्तव्य है, आपका ये सोल्जर बन सकते हैं। अगर कोई इस लाइन में आया तो कैसे बेस्ट सोल्जर बन सकता है कंट्री के। क्योंकि रूल ये होता है कि आपने एनिमी को मारना है, खुद नहीं मारना। क्योंकि मेन तो यही है। और मैंने कहीं देखे भी थे एनडीए वगैरह के जिसमें वो 12 बता रहे थे कि तुम्हें जो है उनको मारना है, खुद नहीं मारना। अगर तुम खुद मर गए तो लॉस हो गया, कोई फायदा नहीं है, सारा चौपट हो गया। तुम्हें उनको मारना है, इसलिए अपने दिमाग से सोचो कैसे उनको मारना है, खुद को नहीं। तो काफी अच्छी ट्रेनिंग मिलती है, तो काफी अच्छा था। और देखिए उन्होंने काफी अच्छा ड्रामेटाइज किया है पूरे को, जिससे आपको विजुअल्स अपने माइंड में आ रहे हैं कि कैसे वो लगी होगी, कैसे वहां से ब्लड निकला होगा, कैसे उन्होंने सोक किया होगा, उनकी क्या फीलिंग्स हो सकती है उस सिचुएशन में, क्या फीलिंग होगी, उनको क्या लग रहा होगा कि शायद मैं मर जाऊंगा। तो मतलब ड्रामेटाइजेशन बहुत अच्छा है। ये थोड़ा एनहांस करके बता रहे हैं कि कैसे लगा होगा उस वक्त, क्योंकि काफी सारी ये जो उन्होंने पढ़ा होगा इसके बारे में, उसमें उनको इन्फॉर्मेशन लगी होगी कि उनको यहाँ से खून आया था, उनको एक बार को लगा था कि शायद कुछ हो सकता है, क्योंकि उन्होंने फोन किया था तो अब उनको लगा था। तो उसमें थोड़ा उन्होंने मतलब डाल के बहुत ही इंटरेस्टिंग कर दिया। वेरी नाइस, बहुत ही मतलब हार्ट टचिंग हो रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे अब आपकी आंखों के सामने हो रहा है। तो चलो फ्रेंड्स, जल्दी से बाय बाय करते हैं ताकि सेकंड पार्ट भी देख सके। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।